नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेट सेट जेआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि एक पूरा सीरीज चल रहा है हमारा स्पेशल सीरीज नेट सेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें फर्स्ट पेपर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, उसी के अंतर्गत आता है। जहां हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया अधिगमकर्ता की गुण और विशेषताएं, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। तो उसके अंतर्गत हमने 6-7 गुणों को देखा था कि एक जो अधिगमकर्ता है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, उसके अंदर जितने भी गुण होते हैं, उसकी जो भी क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी गुण और विशेषताएं होती हैं, तो हमने देखा कि किस प्रकार उसके गुणों के अंतर्गत उसका वंशानुक्रम और वातावरण शामिल होता है, किस प्रकार उसकी मूल प्रवृत्तियां शामिल होती हैं, किस प्रकार उसके खेल और खेल के तरीके शामिल होते हैं, किस प्रकार उसका विकास और उसकी अभिवृद्धि शामिल होती है, उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो शामिल होता है, उसकी अपनी कुछ व्यक्तिगत आदतें हैं, शारीरिक विशेषताएं हैं, थकान है, ये सारी चीज़ें मिलकर के उसकी गुण और विशेषताओं का निर्माण करती हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा। अब यहीं इस वीडियो में हमें इन सभी, चूंकि प्रश्न पूछता रहता है, हम कैसे पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन अप्रोच पे पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने का तरीका क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्रोच। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ताकि बाकी चीजें अल्टर हो जाएं। ऐसी चीजें जिनका प्रश्न आने से कोई वास्ता नहीं है, वो चीजें हमें ना पढ़नी पड़े। आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट हो जाए, हल्का हो जाए, ताकि आप थोड़े मेहनत से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सके। इसलिए देखिए, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। जो किसी भी लर्नर की, स्टूडेंट की, अधिगमकर्ता की पहली विशेषता होती है, या ये कह लें कि उसके अंदर जो विशेषताएं और गुण शामिल होते हैं, उनका कारक, उनका फैक्टर होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी and environment is a basic factor, is an important factor in a student, in a learner, ठीक है, जो उसकी गुण, उसकी क्वालिटीज एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करता है। तो आइए देखें, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है, और यह अधिगमकर्ता यानी लर्नर यानी स्टूडेंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें वंशानुक्रम क्या होता है। देखिए, ये 2 शब्दों से मिला है, वंश और अनुक्रम। अनुक्रम, ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे गुण और विशेषताओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे गुण और विशेषताओं को शामिल किया जाता है जो अपने वंश में क्रमिक रूप से संप्रेषित होते रहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? स्टेप वाइज अपने किसी एक वंश में, डायनेस्टी में, ये बेटे से बाप में, दादा से बाप में, बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में, उसके बेटे से उसके बेटे में, ये गुण और विशेषताएं ट्रांसफर होती रहती हैं। मतलब इनका जो एजेंट है वो क्या है? वो है आपके जीन्स, वो है शरीर के अंदर की संरचना, वो है आपका जो सेल फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड कह लें, ठीक है, ऊतक का जो द्रव होता है, उसके अंदर जो जीन्स होती हैं, जो आपके मैसेंजर्स होते हैं, वो जाती हैं कोशिकाओं के माध्यम से अपनी संतानों में, संतानों से उनकी संतानों में, उनकी संतानों से उनकी संतानों में। तो कुछ ऐसे बेसिक क्वालिटीज और बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक व्यक्ति में, जो उसको अपने पूर्वजों से मिले होते हैं, जिसके अंतर्गत उसकी शारीरिक संरचना भी होती है। एक पिता के 2 बेटे, दोनों का जो शारीरिक संरचना, भले चेहरा मिले मत मिले, लेकिन शारीरिक संरचना जो है वो सारी चीजें मैच करती हैं। कलर मिले मत मिले, हाव भाव मैच करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है सॉरी ये चीजें क्या है? आपके वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छा सा कहावत है,
इंग्लिश में कहा जाता है लाइक begets, like begets like, it means, इसका मतलब होता है, देखिए वैसे तो अगर शब्दों में जाएंगे तो पसंद भूल जाना पसंद इसका मतलब है, लेकिन ये कहावत है, इट्स अ फ्रेज, ये ब्रिटेन में प्रचलित है। इसका अर्थ होता है कि यथा पालक तथा बालक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक बच्चे, संस्कृत में कहते हैं यथा पालक तथा बालक। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसी माता पिता होंगी वैसी उसकी संतानें होंगी, जैसे विचार माता पिता के होंगे, जैसे विचार माता पिता के होंगे वैसी संतानें होंगी, वैसी संतानें होंगी। मतलब एक संतान, एक संतति के वो आधारभूत लक्षण, वो आधारभूत गुण और विशेषताएं जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। इसी को देखिए डगलस एंड हॉलैंड, हमारे दो बड़े नाम यहां पर विद्वानों के मैं लेने जा रहा हूं, डगलस एंड हॉलैंड। डगलस एंड हॉलैंड, ये दोनों कहते हैं, डगलस एंड हॉलैंड ये दोनों कहते हैं कि वंशानुक्रम किसी व्यक्ति की, वंशानुक्रम किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, देखिएगा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विशेषताएं, वैचारिक विशेषताएं, क्रियाएं एवं क्षमताएं होती हैं जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये कि वंशानुक्रम किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, वैचारिक विशेषताएं, क्रियाएं एवं क्षमताएं। मतलब एक बालक को जो भी शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से प्राप्त हुई हों, ध्यान रखिएगा, देखिए विशेषताएं तो कई हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ वंशानुक्रम के अंतर्गत वही आएंगी जो उसको अपने माता पिता से प्राप्त हुई हैं। वैचारिक विशेषताएं जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त हुई हों। क्रियाएं, जिस प्रकार का उसका बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार का उसका बॉडी लैंग्वेज है, और जो उसकी क्षमताएं हैं, जैसे माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से जितने सक्षम थे, ठीक है, उसका कितना प्रभाव संतान पर पड़ा। तो हर वो विशेषताएं जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त हुई हों, जो वो अपनी पूर्वजों से प्राप्त करता है। एक व्यक्ति की वंशानुक्रम के अंतर्गत उसकी शारीरिक विशेषताएं, वैचारिक विशेषताएं, क्रियाएं एवं क्षमताएं आती हैं जो वह अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ऐसा कौन कहते हैं? डगलस एंड हॉलैंड का विचार है। ठीक है, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि देखिए डेफिनेशंस तो कई हैं, लेकिन जो सबसे मैं समझता हूं कि जो सबसे सर्वमान्य और सबसे व्यवहारिक परिभाषा वो डगलस और हॉलैंड की दी हुई है। इस संबंध में जो आप समझते हैं उसी चीज को उन्होंने अपनी परिभाषा में लिख दिया। तो आपके विचार से जो सबसे ज्यादा मैच करने वाली परिभाषा है उसके अनुसार हम देखें तो जो वंशानुक्रम की जो मुख्य परिभाषा है हमें यह समझ में आती है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, वैचारिक विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताएं आती हैं जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई होती हैं। क्योंकि इसमें देखिए एक शब्द जोड़ा गया कि जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं।
पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। यह शब्द जोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे अंदर कुछ तो मेरी शारीरिक बनावट मेरे पिता माँ के जैसे हुई, माता पिता के जैसे हुई, कुछ मेरे विचार मेरे पूर्वजों के जैसे हुए, मेरी कुछ क्रियाएं मेरे पूर्वजों के जैसे हैं, मेरी कुछ क्षमताएं भी पूर्वजों के जैसे हैं, मेरी कुछ मूल प्रवृत्तियां पूर्वजों के जैसे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझ पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, इस फैक्टर को देखो, एनवायरमेंट। ऐसा नहीं है कि मुझ पर बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ा। बाहरी मैं जो लेकर आया, मैं जो विशेषताएं लेकर अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया, जिन विशेषताओं के साथ, वो विशेषताएं तो मेरे ऊपर हावी नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बाहरी वातावरण से मिलता गया, बाहरी वातावरण से मेरा संबंध बढ़ता गया, वातावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मेरे ऊपर अप्लाई होने लगी, वातावरणीय दशाएं भी मेरे ऊपर अधिरोपित होने लगी, और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे गुणों को और मेरी विशेषताओं को प्रभावित किया। और वातावरण के कारण भी कुछ ना कुछ मेरे शरीर में जो आपको मेरी विशेषताएं, चाहे शारीरिक हो, वैचारिक हो, मेरी क्रिया हो, मेरी क्षमताएं हो, वो वातावरण के आधार पर भी आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देखा जाए तो जो एक बालक का वंशानुक्रम, एक बालक का की जो विशेषताएं हैं, मान लीजिए किसी अधिगमकर्ता की एक विशेषताएं लिख लिया हमने, अधिगमकर्ता के गुण और विशेषताएं, अब इस पर देखिए दो प्रभाव किनके पड़े। एक पड़ा वंशानुक्रम का, और एक पड़ा वातावरण का। अब आपने इसको तो क्लियर कर लिया, अब वातावरण को देखिए कैसे क्लियर करेंगे। वातावरण क्या है? देखिए यहां पे मैं आपको बताऊं, एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब जो मुझे लगता है ठीक है। इसमें हर बच्चा हॉस्टलर रहा होगा लगभग। तो जब आप हॉस्टल जाते हैं तो क्या होता है, जब आप पहली बार हॉस्टल जाते हैं तो ऐसा होता है कि आपके घर से आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें बना के दी जाती हैं। वो चीज़ें जो माता पिता समझते हैं कि कुछ उनके अनुसार, जो उनको आपके लिए हेल्दी लगे, और कुछ आपकी रुचि के अनुसार, है ना, वो आपको बना करके दे देते हैं कि बच्चा जा रहा है हॉस्टल में खाएगा। ठीक है, बच्चा कुछ दिन खाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका नमकीन और गुजिया और सलोनी खत्म होने लगता है ना भाई साहब, वो क्या करता है, बाहर से नमकीन ला के थोड़ा माँ के नमकीन में मिला देता है, बाहर से नमकीन ला करके थोड़ा, पिताजी बिस्किट लाए थे, कुछ बिस्किट उसमें मिला देता है, ताकि कुछ माता पिता का भी जो है वो खाद्य पदार्थ बचा रहे, और बाहर वाला भी मिक्स करके वो क्या करता है, खाने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, घर से लाई हुई चीज़ें खत्म भी होने लगती हैं, और बाहरी जो चीज़ें थीं, अब बाहरी चीज़ें क्या होंगी, बाहरी चीज़ें वही होंगी जो उस स्थान विशेष में प्रचलित होंगी, जो वहाँ मिलेंगी उसको, उस अनुसार वो चीज़ खरीदेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए वो राजस्थान कोटा चला गया पढ़ने, वो छत्तीसगढ़ के किसी गांव से दिल्ली चला गया पढ़ने, तो छत्तीसगढ़ के गांव में जो सिंघाड़े मिलते हैं वो दिल्ली में भी मिल जाएंगे, वो तो वहाँ के अनुसार चीज़ें खाने लगेगा ना। तो यही चीज़ें होती हैं, देखिए वंशानुक्रम और वातावरण में। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो बहुत सारे उनके जो मैसेजेस हैं, हम उनकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, वो हमारे अंदर आते हैं। बचपन में काफ़ी समय तक जब हम बाहरी वातावरण से परिचित नहीं होते हैं, घुले मिले नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर पारिवारिक गुण, पूर्वजों के गुण, पूर्वजों की चर्याएं, ये सब कुछ शामिल होती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगता है कि एक ट्रांजिशन होने लगता है, एक संक्रमण होने लगता है, किनका, बाहरी वातावरण की गुण और विशेषताओं का हमारे अंदर, बाहरी वातावरण के अनुसार हमारा एक परिवर्तन होने लगता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। और वैसे में क्या होता है कि कुछ चीज हम बाहर से ग्रहण करते हैं, कुछ घर से लेकर आए होते हैं, और कुछ पूर्वजों से लेकर आए होते हैं, कुछ विशेषताएं और गुण, और कुछ विशेषताएं गुण ऐसी होती हैं जो दोनों के मिलने के फलस्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न हुई होती हैं। तो एक व्यक्ति में अनेक गुण और विशेषताएं होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं,
अनेक वातावरण की होती है। एक व्यक्ति है, वो विभिन्न वातावरण में रहा, एक माता पिता के गर्भ से जन्म लिया, इसके बाद कभी वो बंबई में रहा, कभी वो कोलकाता में रहा, कभी मद्रास में रहा, वहां के वातावरण में रहा और फिर आकर के अपने नेटिव प्लेस में रहने लगा। तो ऐसे में क्या हुआ, विभिन्न वातावरण से मिलकर के, क्योंकि वातावरण जो है वो कई प्रकार की होती है। देखिए वातावरण क्या है, ये बाहरी जो आपका एनवायरनमेंट है, जो बाहरी आवरण है, वही तो आपका वातावरण है जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए वातावरण 3 प्रकार की होती है भाई साहब। एक होता है प्राकृतिक, जिसके अंतर्गत नदियां, वन, पहाड़, ये सारी चीजें आती हैं। एक होता है आपका भौतिक, भौतिक के अंतर्गत बने हुए रोड, ऊंची बिल्डिंग्स, ठीक है, स्टेडियम, बड़े बड़े मॉल्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब किसी के गांव में ये सारे भौतिक वातावरण की चीजें विकसित हैं, किसी के गांव कहीं नहीं विकसित हैं। कोई शहर है, वहां सारे जो मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट है वो डेवलप्ड है, जो आपका भौतिक वातावरण है वो बहुत डेवलप्ड है। कहीं आप गांव चले जाओ, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, उनका भी आप पे प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद होता है आपका सांस्कृतिक, कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक। तो इन तीनों एनवायरनमेंट्स का प्रभाव किस पर पड़ना है जी, अधिगमकर्ता पर पड़ना है। यहां पे बनाओ ना, अधिगमकर्ता के गुण और विशेषताओं पर इन तीनों का प्रभाव पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया किसी अधिगमकर्ता पर उसका वंशानुक्रम और उसके वातावरण का प्रभाव। अब ये होता है कि इस जगह से, यहां से व्यक्ति अगर मान लीजिए एक शारीरिक बनावट लेकर आता है, शारीरिक बनावट लेकर आता है, तो यहां से जो उसकी आदतें हैं, है ना, यहां से उसकी आदतों का निर्माण होता है, आदतों का निर्माण होता है, तब जाकर के एक अधिगमकर्ता निर्मित होता है। यहां से वो सीखता है समाज में घुल मिलकर रहना। यहां से हो सकता है कि वो किसी धर्म विशेष में जन्म लिया हो अपने माता पिता के गर्भ से, लेकिन जब वो वातावरण में आता है, बहुत सारे दोस्तों के साथ रहता है, उसके कई धर्म के दोस्त होते हैं, कई वर्ग, कई जाति पंथ के दोस्त होते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहता है। भौतिक पर्यावरण, वो गांव से निकला, शहर में जाकर के रहा। प्राकृतिक पर्यावरण देखा जाए तो जहां वो पैदा हुआ, तो प्राकृतिक पर्यावरण का भी कुछ प्रभाव रहा, भौतिक पर्यावरण का भी कुछ रहा, सांस्कृतिक पर्यावरण का भी कुछ प्रभाव रहा। तो एक अधिगमकर्ता के जो गुण हैं वो हर तरीके से देखिए निर्मित होते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं समझता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो अधिगमकर्ता के गुणों पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव है, द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ लर्नर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये समझ में आ गई है ना, तो टकाटक सब्सक्राइब मारते जाओ, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में बालकों की अधिगमकर्ताओं पर मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।